नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एकेएस स्टडी चैनल। दोस्तों, हम SC/ST एक्ट देख रहे हैं और इसमें हम सेक्शन 13 तक लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब आगे देखेंगे चैप्टर 4 स्पेशल कोर्ट्स, जो कि सेक्शन 14 से शुरू होगा। सेक्शन 14 में है कि स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल ऑफ SC/ST एक्ट के जो एट्रोसिटी दिए गए हैं, अपराध दिए गए हैं, ऑफेंस दिए गए हैं, उसको ट्रायल करने के लिए विद द कंसेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट गठित कर सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए या जहां कम केसेज आते हैं तो 2 या 2 से अधिक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक कोर्ट। तो इसको देखते हैं। For the purpose of providing the speedy trial, the state government shall, with the concurrence of the Chief Justice of High Court, by notification in the official gazette, establish an exclusive special court for one or more district. प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में करेगा यदि कोर्ट केसेस ज्यादा आ रहे हैं SC/ST के अगेंस्ट, और यदि कम आ रहे हैं तो 2 डिस्ट्रिक्ट से मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट में करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोवाइडेड दैट इन डिस्ट्रिक्ट वेयर लेस नंबर ऑफ केसेज अंडर दिस एक्ट इज रिकॉर्डेड, द स्टेट गवर्नमेंट शैल विद कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट स्पेसिफाई फॉर सच डिस्ट्रिक्ट द कोर्ट ऑफ सेशन टू बी a special court to try the offences under this act। कि यदि कम केसेज आते हैं तो 2 या 2 से अधिक या 3, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट में कम केसेज आ रहे हैं तो एक ही कोर्ट को स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट होगा कि 5 डिस्ट्रिक्ट में से कहीं भी ऐसे SC/ST एट्रोसिटीज का केस आते हैं तो यहाँ पे ट्रायल होगा। नेक्स्ट दोस्तों, फर्दर प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट सो एस्टेब्लिश्ड और स्पेसिफाई शैल हैव पावर टू डायरेक्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि CRPC का प्रोसीजर फॉलो यहाँ नहीं होगा, नॉर्मल प्रोसीजर यहाँ फॉलो नहीं होगा। नॉर्मल प्रोसीजर में क्या है CRPC में कि पहले कोई भी केस फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, उसके बाद वो कमिट होगा सेशन कोर्ट को। लेकिन यहाँ ये जो स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट है सेशन कोर्ट के इक्विवेलेंट है और डायरेक्ट यहाँ केस जाएगा। इसमें ही नहीं, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट में, पॉक्सो एक्ट में, एंटी करप्शन एक्ट में, CBI के कोई भी केसेज में, ED के कोई भी केसेज में, NI के कोई भी केसेज में डायरेक्ट सेशन कोर्ट में कॉग्निजेंस लेता है केस को और लोअर कोर्ट जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो बाईपास हो जाता है। यही कह रहा है दोस्तों। इसमें मीन्स डायरेक्ट पुलिस FIR करेगी सेशन कोर्ट में, मीन्स स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट में, और कोई कंप्लेंट करेगा तो डायरेक्ट वहां कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पुलिस डायरेक्ट वहां सौंपेगी, केस डायरी डायरेक्ट वहां सौंपेगी, अपना पुलिस चार्जशीट डायरेक्ट वहां सौंपेगी, और उसके बाद वो डायरेक्ट है जो चार्जशीट ट्रेज करेगा और ट्रायल शुरू करेगा डेली बेसिस पे, डे टू डे ट्रायल होगा। क्योंकि इसीलिए तो ये बना है दोस्तों एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश एडिक्वेट नंबर ऑफ कोर्ट्स टू इंश्योर द केसेज अंडर दिस एक्ट डिस्पोज्ड ऑफ विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months। 2 महीने के अंदर दोस्तों केस को डिस्पोज ऑफ कर देना है, केस को समाप्त कर देना है, ट्रायल समाप्त हो जाएगा 2 महीने के अंदर। इन एवरी ट्रायल in the special court, exclusive special court proceedings shall be continued from day to day until the witness in the attendance have been examined। सब सारे विटनेस को एग्जामिन नहीं कर लिया जाता तब तक डे टू डे ट्रायल होगा दोस्तों, प्रत्येक दिन ट्रायल होगा। Only the special court or exclusive special court finds the adjournment of the same beyond the following day be necessary for reason to be recorded in writing। और लिखित में रिकॉर्ड करेगा रीजन कि क्यों डे टू डे ट्रायल नहीं हो रहा, 2 दिन बाद 2 दिन का एडजोर्नमेंट लिया जा रहा है, 1 दिन का एडजोर्नमेंट लिया। और उसके आगे कहता है दोस्तों कि यह 2 महीना में कंप्लीट हो जाएगा ट्रायल और चार्जशीट। कहता प्रोवाइडेड दैट व्हेन द ट्रायल रिलेटेड टू एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट ट्रायल शैल सो फार एज पॉसिबल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। जिस दिन चार्जशीट फाइल हुआ है, चार्जशीट कौन फाइल करता है दोस्तों?
एक तो पुलिस करती है चार्जशीट, और उसको कुछ मॉडिफाई करके अमेंडमेंट करके, कभी कभी सेम भी रहता है, जज अपना अलग से चार्जशीट रेज करता है। तो जब फाइलिंग ऑफ चार्जशीट बाय पुलिस हो, उस दिन से 2 महीने के अंदर केस को डिस्पोज कर देना है, केस को ट्रायल समाप्त कर देना, केस को ट्रायल कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सेक्शन 14A, जो कि अमेंडमेंट है, वो अपील के बारे में कहता है, जो 26 जनवरी 2016 से लागू हुआ है। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन CRPC, ठीक है। अपील से लाई डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट से डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील जाएगा। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट मान लो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोर्ट को बनाया गया, तो बोलेगा कि ये मजिस्ट्रेट कोर्ट है, इसका अपील तो सेशन कोर्ट में जाएगा नहीं, तब भी डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा। जैसे AFT आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का अपील कहाँ जाता है, डायरेक्ट जाता है हाई कोर्ट में जाता है। इसलिए इसका भी यहाँ लिख दिया गया है कि इसका अपील सेशन कोर्ट में नहीं जाएगा, इसका अपील डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सेक्शन 14A का दूसरा पॉइंट, सब सेक्शन 2, कि अपील से लाई टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ अ स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग द बेल। मीन्स बेल के लिए भी यदि अपील, बेल ट्रायल हो रहा है तो बेल के लिए भी अपील जाएगा डायरेक्टली हाई कोर्ट में। और यहाँ कह रहा है दोस्तों कि स्पेशल कोर्ट एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट है मीन्स SC ST एक्ट के एट्रोसिटी का जो केसेज है, उसके अलावा और कोई केस यहाँ ट्रायल होगा ही नहीं। स्पेशल कोर्ट बोल दिया तो स्पेशल कोर्ट SC ST एक्ट का ट्रायल होगा, पॉक्सो का भी ट्रायल होगा, एंटी करप्शन एक्ट वाला भी ट्रायल होगा, डाउरी प्रोविजन एक्ट वाला भी ट्रायल होगा, आर्म्स एक्ट का है, NDPS का है, उसका भी ट्रायल होगा। यदि स्पेशल कोर्ट उसके लिए है तो, जैसे आर्म्स के लिए एक्ट के लिए तो स्पेशल कोर्ट है नहीं, CBI कोई केस है तो वो ट्रायल होगा, NI के केस है वो ट्रायल होगा, ED का केस है वो ट्रायल होगा, तो सारे होगा, तो वो स्पेशल कोर्ट हो गया। लेकिन एक्सक्लूसिव वर्ड यदि जोड़ दिया तो सिर्फ SC ST एक्ट का ट्रायल होगा और कोई ट्रायल नहीं होगा। Not withstanding anything contained in the other law for the time being in force. An appeal under this section shall be preferred within a period of 19 days. 90 दिन के अंदर अपील कर देना है दोस्तों। From the date of judgment or sentence or order or appeal from. अपील 90 दिन के अंदर आपको कर देना है from the date of judgment से, नहीं तो अपील आप लेट किए तो लिख के देना पड़ेगा कि क्यों आप लेट किए, तो आप 180 दिन के अंदर फिर कर देना है। अब फिर 180 दिन से बाद हुआ तो लिख के आप रीजन भी देंगे, तब भी अपील अलाउड नहीं होगा, अपील आपका फाइल नहीं होगा। Provided that High Court may entertain an appeal after expiry of the 90 days if he is satisfied that appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within a period of 90 days. Further provided that no appeal shall be entertained after the expiry of period of 180 days. 180 मतलब आप मान सकते हैं लगभग 6 महीना। तो 180 दिन के बाद इंटरटेन ही नहीं किया जाएगा, एप्लीकेशन आपका लेंगे ही नहीं हम, उसको बोलते हैं कि नॉट इंटरटेन। हाँ, आपका एप्लीकेशन हम लेंगे नहीं 180 दिन के बाद, और 90 दिन के बाद आप लिख के दीजिए कि आप कहाँ थे, क्यों लेट हुए, और विद इन 90 दिन तो आप नॉर्मली फाइल कर सकते हैं, कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। चौथा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, एवरी अपील प्रीफर्ड सेल पॉसिबल डिस्पोज ऑफ विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months। केस को 2 महीना के अंदर समाप्त कर देना है, कंप्लीट कर देना है ट्रायल। और अपील है तो हाई कोर्ट को भी दिया गया है लाइबिलिटी कि 3 months के अंदर ना आपको अपील को कंप्लीट कर देना है। यदि सुप्रीम कोर्ट अपील है तब भी यहाँ अपील लिखा गया है एवरी अपील प्रीफर, तो सुप्रीम कोर्ट को भी 3 months के अंदर अपील को कंप्लीट कर देना है। ट्रायल चलेगा, अपील का ट्रायल चलता है, उस ट्रायल को खत्म कर देना है। अब सेक्शन 15 देखते हैं दोस्तों, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो स्पेशल कोर्ट है तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होगा। एक्सक्लूसिव
स्पेशल कोर्ट है तो एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होगा फॉर एवरी exclusive court. The state government shall appoint an advocate not less than 7 years क्या एक्सपीरियंस 7 साल का उसका प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए. अपॉइंट क्या करेगा स्पेशल एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग केसेज इन दैट कोर्ट. उस कोर्ट में कंडक्ट केसेज करने के लिए स्पेशल एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगा जिसका की एक्सपीरियंस 7 साल, जिसका की एक्सपीरियंस 7 साल या 7 साल से अधिक हो, जिसका कम से कम एक्सपीरियंस 7 साल चाहिए, उसी को अपॉइंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. अब चैप्टर 4A आ गया दोस्तों. 4A कैपिटल ए मतलब ये बाद में ऐड किया गया है. कब ऐड किया गया तो 26 जनवरी 2016 से इसको लागू किया गया है. 2016 में इसको ऐड किया गया. तो अब 15A सेक्शन है, क्योंकि सेक्शन 15 में तो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो 15A यहाँ सेक्शन दिया गया. क्योंकि 16 करने से तो 16 तो आगे सेक्शन है, तो 15A यहाँ किया गया है. तो राइट ऑफ विक्टिम एंड विटनेसेज, अब इसका अधिकार जो है राइट ऑफ विक्टिम और उसके विटनेस है, उसका अधिकार के बारे में दिया गया है 15A में, जो 2016 में ऐड किया गया. इट शैल बी ड्यूटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ स्टेट टू अरेंज द टू मेक अरेंजमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम एंड देयर डिपेंडेंट्स एंड विटनेसेज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इंटिमिडेशन. कोई धमका रहा है तो, कोerसन, कोई अनडू इन्फ्लुएंस कर रहा है तो, कोई इंड्यूसमेंट, कोई प्रभाव डाल रहा है, ऐसा प्रभाव जो कि उससे वो अफेक्टेड हो जाए, और वायलेंस, कोई वायलेंस कर रहा है, थ्रेट ऑफ वायलेंस, कोई वायलेंस करने की धमकी भी दे रहा है कि तुम्हें मारूंगा, पीटूंगा, मेरे अगेंस्ट तुम विटनेस मत दो, मेरे अगेंस्ट तुम कोर्ट में मत जाओ. तो इसका ड्यूटी दिया गया है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, कि ऐसे यदि धमकी उनके दिए जाने की संभावना है तो आप प्रोटेक्ट कीजिए. और आप सभी लोग जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी कोई भी ड्यूटी कितनी अच्छी तरह से निभाता है. ये है डेमोक्रेसी इंडिया, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है. ए विक्टिम शैल बी ट्रीटेड विथ फेयरनेस, कहता है कि विक्टिम है वो फेयरनेस से ट्रीट होगा, विथ रिस्पेक्ट से ट्रीट होगा, डिग्निटी के साथ ट्रीट होगा, विथ ड्यू रिगार्ड ट्रीट होगा. टू एनी स्पेशल नीड है तो उसको फेयरनेस से ट्रीटमेंट होगा और उसको वो नीड प्रोवाइड किया जाएगा. किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. Because the victim's age and gender or educational disadvantage or poverty के कारण उसका जो ट्रीटमेंट ये सब है उसी के अनुसार मिले. यदि कम एज है तो उसको उसी अनुसार ट्रीटमेंट मिले. यदि विक्टिम गरीब है, डिसएडवांटेज है, कम पढ़ा लिखा है, तो उसी अनुसार उसको ट्रीट किया जाए, ये यहाँ पर बोला गया है. ये विक्टिम और ही डिपेंडेंट शैल हैव द राइट टू रीजनेबल ऑक्यूरेट टाइमली नोटिस ऑफ एनी कोर्ट प्रोसीडिंग. कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग हो रहा है तो उसको डिफेंस करना है तो टाइमली उसको नोटिस मिला जाए. 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन पहले उसको कोर्ट के स्टाफ या थाना के स्टाफ जाके बताए कि इतना तारीख को इतना कोर्ट का प्रोसीडिंग है, कोर्ट का प्रोसीडिंग है आपके केस का. और इंक्लूडिंग एनी बेल प्रोसीडिंग, यदि बेल है, बेल का ट्रायल अलग से होता है कोर्ट ट्रायल से पहले, तो बेल का प्रोसीडिंग है तब भी बताया जाए टाइमली. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्टेट गवर्नमेंट शैल इन्फॉर्म द विक्टिम अबाउट द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट. स्पेशल या एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ही बताती है. यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी लिख दिया है कि और द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी दोनों बता दें. यदि पब्लिक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो स्टेट गवर्नमेंट के पेमेंट ले रहा अंडर काम करे तो वो बताएगा, तभी चला. थाना बताया तो भी स्टेट गवर्नमेंट ही बताया माना जाएगा. उसके बाद है दोस्तों 4 पॉइंट सबसेक्शन 4. ए विक्टिम और ही डिपेंडेंट shall have right to apply to the special court or exclusive special court as the case may be to summon any party, कि किसी पार्टी को बुलाया जाए for protection of any document, कि इससे डॉक्यूमेंट लिया जाए
और मटेरियल कोई सामान है तो इससे लिया जाए, और विटनेस है तो उसको बुलाया जाए और उससे विटनेस लिया जाए। कोई एग्जामिन द पर्सन ऑफ पर्सन प्रेजेंट, कोई कोर्ट में वो पर्सन व्यक्ति को लाया है तो उसको बोले इसको भी एग्जामिन किया जाए, तो ये करना पड़ेगा, ये कोर्ट का ड्यूटी है कि वो करेगा। A victim or his dependent shall be entitled to heard at any proceeding under this act in respect of bail. विक्टिम बेल है तो एक ही पार्टी को सुनकर के बेल ग्रांट नहीं किया जाएगा। अब ये जो विक्टिम है उसको भी सुना जाएगा, उसको अपना बात रखेगा, उसके बात को सुना जाएगा। बेल पिटीशन में भी डिस्चार्ज केस कर रहा है तो भी डिस्चार्ज कब करता है, जब कंप्लेंट आया, बोला कि नहीं ये कंप्लेंट हम डिसमिस करते हैं। कोई केस है पूरा ट्रायल हो गया और फाइनल ट्रायल में डिस्चार्ज आज होना है कि चलो इसको डिस्चार्ज करते हैं, तो डिस्चार्ज करने से पहले भी इसको सुना जाएगा। रिलीज कर देता है तब भी सुना जाएगा, पैरोल पे दे रहा है तब भी सुना जाएगा। ये अपना बात रखेगा, इसका बात के सुनने के बाद ही वो जज डिसीजन लेंगे। आर्गुमेंट्स में इनको पार्टिसिपेट करेगा, इनका वकील के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे, फाइल रिटन सबमिशन फाइल करेंगे, ऐसा प्रोविजन है। अब है सेक्शन सब सेक्शन 6, सेक्शन 15A का सब सेक्शन 6, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द CRPC, अ स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव पब्लिक स्पेशल कोर्ट ट्राइंग ए केसेज अंडर दिस एक्ट शैल प्रोवाइड ए विक्टिम ए डिपेंडेंट इन्फॉर्मेंट और विटनेस। क्या प्रोवाइड करेगा, कंप्लीट प्रोटेक्शन, सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस, टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। ठीक है। दूसरा ट्रेवलिंग अलाउंस, जो आने कोर्ट से घर से आने जाने का खर्चा देगा। मेंटेनेंस एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस क्या है, आज हम नहीं आए तो नौकरी पर नहीं गए, दिहाड़ी पर नहीं गए, 500 रुपया का मुझे घटा हो गया तो 500 रुपया कोर्ट देगा डेली, मंथली देगा। 1 महीना ट्रायल चला, 2 महीना ट्रायल चला तो 2 महीना का जितना भी एक रीजनेबल 60,000 रुपया देगा कोर्ट, तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंस है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल जो भी होता है, इन्वेस्टिगेशन के समय भी वो डिस्टर्ब हुआ तो उसको मेंटेनेंस, खाने पीने रहने सहने का खर्चा देगा। तीसरा C पॉइंट बोलता है सोशल इकोनॉमिकल रिहेबिलिटेशन, मतलब इकोनॉमिकल रिहेबिलिटेशन मतलब उसको काम करने दिया जाए, कोई बाधा न पहुंचाए, खेती करने दिया जाए, नौकरी करने दिया जाए, ड्यूटी करने दिया जाए, काश्तकारी का काम करता है वो तो वो करने दिया जाए, कोई उसको बाधा न पहुंचाए। और सोशल रिहेबिलिटेशन में क्या, समाज में उसे रहना दिया, समाज में उसको कोई डिस्टर्ब न करे, समाज से उसको कोई भगाए नहीं, तो एक किया जाएगा सोशल और इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। फिर रिलोकेशन, यदि समाज में ऐसा दंगा फसाद हो, विक्टिम खुद नहीं रहना चाहता है तो उसके किसी अच्छे जगह पर जहाँ उसका दूसरा जगह पर समाज हो वहां पर उसको रिलोकेट किया जाए। सारे खर्च कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट, ये किसी नियर सिटी में बताया जाए ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फिर सब सेक्शन 6 है, सेक्शन 15A का सब सेक्शन 7 क्या कहता है दोस्तों, स्टेट शैल इन्फॉर्म द कंसर्न्ड स्पेशल कोर्ट अबाउट द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू एनी विक्टिम और हिज डिपेंडेंट और इन्फॉर्मेंट और विटनेस पीरियडिकली। समय समय पर वो स्पेशल कोर्ट है जो उसको स्टेट ये बताएगा कि भाई इसको ऐसा ऐसा फैसिलिटी दिया गया है और प्रोटेक्शन दिया गया है, और कोर्ट शैल पीरियडिकली रिव्यू द प्रोटेक्शन बीइंग ऑफर्ड एंड पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर, और ऑर्डर के कि इतना एक पुलिस रखा जाए, इसके साथ 1 महीना 2 महीना के लिए 2 पुलिस का प्रोटेक्शन दिया जाए, या और कुछ जो भी इकोनॉमिक या सोशल रिहेबिलिटेशन के लिए उसका प्रोटेक्शन के लिए जो उचित वो ऑर्डर कोर्ट समझे वो ऑर्डर दे सकता है। अब सेक्शन सब सेक्शन 8 देखते हैं दोस्तों। A special court on application made by a victim or his dependent or informant or witness in any proceeding before it in relation to such victim, informant, witness or on its own motion, मतलब वो खुद भी ऐसा कर सकता है। take such measure including, मतलब इतना सारा मेजर दे सकता है। कितना मेजर, ABCD 4 मेजर ले सकता है यदि कोई एप्लीकेशन आया है तो, या खुद
ऐसा उचित समझता है तो ऑन इट्स ओन मोशन भी कर सकता है। क्या है? पहला है कि कंसीलिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ विटनेस विक्टिम, और जो भी है उसका डिपेंडेंट उनका, तो कंसील कर सकता है, कंसीलिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ विटनेस। यहाँ सिर्फ विटनेस लिखा है तो विटनेस का नेम और एड्रेस छुपाएगा, कहीं जजमेंट में लिखेगा नहीं। हाँ, इन इट्स ऑर्डर और जजमेंट इन एनी रिकॉर्ड ऑफ केस एक्सेसिबल फॉर द पब्लिक, जो कि पब्लिक एक्सेस कर सकता है। जजमेंट की कॉपी कोई भी पब्लिक निकाल के ले सकता है, या कोई निकाल लिया उसको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो उसको, या आजकल तो इंटरनेट पे भी आता है, तो ऐसा है कि उसके नाम को कंसील किया जाएगा, उसके नाम को लिखा नहीं जाएगा, XY लिखा जाएगा। दूसरा है बी में कि इशू ऑफ डायरेक्शन फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द विटनेस, विटनेस के आइडेंटिटी और एड्रेस को न डिस्क्लोज किया जाए, ऐसा वो ऑर्डर भी इशू कर सकता है। उसके बाद टेक इमीडिएट एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंप्लेंट रिलेटिंग टू हरासमेंट ऑफ विक्टिम, और पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर, है ना, ऑन द सेम डे एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंप्लेंट रिसीव्ड अंडर क्लॉज सी, कि बाद में कि धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है विटनेस को, तो इससे संबंधित इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट रिसीव्ड अंडर क्लॉज सी शैल बी ट्राइड सेपरेटली। यदि कोई बाद में बोलता विटनेस दोगे तो मारूंगा, तो उसका अलग FIR होगा, अलग से ट्रायल होगा, और उसका ट्रायल विद इन 2 मंथ के अंदर उसका भी ट्रायल खत्म होगा। यहाँ मतलब जो 8 सेक्शन, सब सेक्शन 8 में है, वो विटनेस से संबंधित है कि विटनेस का नाम एड्रेस डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उनका नॉन डिस्क्लोजर ऑफ ऑर्डर पास किया जाएगा, उनको विटनेसेस को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, है ना, कोई भी प्रोटेक्शन जो चाहिए वो प्रोटेक्शन दिया जाएगा। उनको यदि कोई धमका रहा है और कोई मारपीट कर रहा है तो उसका तुरंत FIR किया जाएगा, और उसका इंक्वायरी होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, और उसको भी ट्रायल होगा, और ट्रायल को 2 महीने के अंदर उसको समाप्त कर दिया। सेपरेट ट्रायल होगा, सेम कोर्ट में हो सकता है लेकिन सेपरेट ट्रायल होगा, उसी केस में एड नहीं होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द कंप्लेंट अंडर द सेक्शन C, मतलब विटनेस के धमकाने का कंप्लेंट करा रहा है अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट, जैसे थानेदार खुद ही कर रहा है, द कोर्ट सेड रिस्ट्रेन सच पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द विक्टिम, मतलब उसको पेंडिंग जो केस है उसी से हटा करके आईओ को चेंज करके दूसरा को आईओ बना देगा, ये है। अब देखते हैं सब सेक्शन 9। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ आईओ टू रिकॉर्ड द कंप्लेंट ऑफ विक्टिम और विटनेसेज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इंटिमिडेशन, कोई धमका रहा है तो कोर्सन, कोई अंडर इन्फ्लुएंस डाल रहा है, कोई इंड्यूसमेंट डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है, और वायलेंस कर रहा है, थ्रेट ऑफ वायलेंस कर रहा है, तो आईओ उसको रिकॉर्ड करेगा, FIR भी दर्ज करेगा। वेयर गिवन ओरली और रिटन, एक कॉपी ऑफ FIR का कॉपी भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। मतलब ये डबल दूसरा FIR हो रहा है यदि विटनेस को धमका रहा है तो। पहला तो FIR अट्रोसिटीज का था, जैसे अट्रोसिटीज का सेक्शन 3 के अंदर जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, मेरा सभी पॉइंट को मैं कवर किया हूँ 1 बाय 1 बहुत अच्छी तरह से। और दूसरा है कि विटनेस को अब धमका रहा है तो अलग से FIR, अलग से उसको 2 महीने के अंदर ट्रायल को फिनिश कर देना है, अलग से केस दर्ज होगा, अलग से सजा मिलेगा, ये दिया गया है। आईओ कर रहा है तो आईओ को हटा दिया जाएगा। ऑल प्रोसीडिंग रिलेटेड टू ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी वीडियो रिकॉर्डेड। ऑल प्रोसीडिंग बोल रहा है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसीडिंग एंड इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन आईओ करता है, पुलिस करता है, तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बोल रहा है। और प्रोसीडिंग मतलब ट्रायल, ट्रायल कौन करता है? जज करता है, तो जज जो ट्रायल करता है उसका बोल रहा है शैल बी वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा। It shall be duty of all the concerned state to ensure implementation of the rights and entitlements of the victim and witnesses. तो क्या क्या उसका राइट और जो इंटाइटलमेंट है उसको इंश्योर करेगा,
स्टेट गवर्नमेंट तो प्रोवाइड कॉपी ऑफ FIR फ्री ऑफ कॉस्ट उसको FIR की कॉपी दिया जाएगा। प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ इन कैश और काइंड टू एट्रोसिटी विक्टिम एंड देयर डिपेंडेंट। इमीडिएट रिलीफ कैश का है तो कैश में तुरंत दिया जाए। प्रोवाइड नेसेसरी प्रोटेक्शन टू एट्रोसिटी विक्टिम एंड देयर डिपेंडेंट एंड विटनेसेस। मतलब यदि विक्टिम है तो विक्टिम के अंतर्गत उनका पूरा परिवार आ जाएगा और पूरा जो विटनेस सारे आ जाएगा। टू प्रोवाइड रिलीफ ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ और इंजरी और डैमेज टू प्रॉपर्टी। तो रिलीफ मतलब उसको जो कंपनसेट तुरंत करो इन कैश। टू अरेंज फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिकल एड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और डेली अलाउंसेस टू विक्टिम। क्या क्या देना है? खाना देना है, पानी देना है, कपड़ा देना है, शेल्टर देना है, मेडिकल एड देना है, ट्रांसपोर्ट देना है और डेली अलाउंसेस देना है। डेली अलाउंसेस क्या है? हम नहीं हैं, हमको खर्चे के लिए, हम आपके केस में इधर केस में बिजी हैं तो डेली 1000 कमाते हैं, डेली 1000 मेरा खर्चा है तो डेली 1000 वो अलग से दो। ये है मेंटेनेंस या अलाउंसेज। टू प्रोवाइड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस टू द एट्रोसिटी विक्टिम एंड द डिपेंडेंट। ठीक है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द राइट ऑफ एट्रोसिटी एट द टाइम ऑफ मेकिंग कंप्लेंट एंड रजिस्टरिंग द FIR। कंप्लेंट कहाँ करेगा? कोर्ट में। वो FIR जैसे करते हैं बोलते हैं वैसे वहां पे कंप्लेंट कोर्ट में डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को आप जानते हैं उसके FIR कर रहा है तब भी उसी समय उसके क्या क्या अधिकार है सब बता दो। यदि FIR कर रहा है तो थानेदार का जिम्मेदारी को बता दे, यदि कंप्लेंट कर रहा है तो जज की जिम्मेदारी है कि सारे उसके अधिकार को इंटरटेनमेंट को बता दे कि आपको क्या क्या अधिकार है। एच पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोवाइड, कौन ये सब प्रोवाइड कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। और कितना अच्छे तरह प्रोवाइड करता है आप जानते हैं। टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ एट्रोसिटी विक्टिम एंड द डिपेंडेंट एंड विटनेस फ्रॉम इंटिमिडेशन। धमकी देता है कोई तो हरास करता है, हरासमेंट, तो क्या करना है? प्रोटेक्शन देना है, स्टेट गवर्नमेंट को देना है। टू प्रोवाइड द स्टेट गवर्नमेंट बहुत वाइड सेंस है यार, इसको कोई स्पेशल अफसर अपॉइंट करना चाहिए था और वो देता प्रोटेक्शन, तब उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट बोल दिया तो स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है क्या? टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ एट्रोसिटी विक्टिम एंड देयर डिपेंडेंट एंड विटनेसेस फ्रॉम इंटिमिडेशन एंड हरासमेंट। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ टू एट्रोसिटी विक्टिम एंड देयर डिपेंडेंट और एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ बोला है और इंडिविजुअल भी हो रहा है और ऑन स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड चार्जशीट। टू प्रोवाइड कॉपी ऑफ चार्जशीट फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे बोल रहा है कि विक्टिम को स्टेटस बताने कि कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन हुआ, आज क्या प्रोग्रेस हुआ, चार्जशीट हुआ या नहीं हुआ, ये सब चार्जशीट का जो कॉपी है थाना के हो चाहे कोर्ट का हो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको दिया जाएगा। किसको? विक्टिम को। और इंफॉर्मेशन इसको दिया जाएगा। यदि विक्टिम किसी तरह से अवेलेबल नहीं है तो और बोला है उसके डिपेंडेंट है, उसके रिलेटिव है, उसके परिवार वाले हैं उसको दो, वो भी नहीं है तो SC ST प्रोटेक्शन वेलफेयर ऑफिसर होता है या कोई एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन होता है, NGO होता है जो SC ST के वेलफेयर के लिए काम करते हैं तो उनको दिया जाए, उनको बताया जाए। और वो भी नहीं है तो इंडिविजुअल कोई है जो कि SC ST का फ्रेंड हो, हाँ, तो उसको बताया जाए। क्या? तो स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कर रहा है, आयु कर रहा है, वो कहाँ तक पहुंचा, आज क्या क्या हुआ, उसमें चार्जशीट हुआ या नहीं हुआ। अच्छा यदि हुआ तो फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए, इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वो बताइए आप। उसके बाद नेक्स्ट J पॉइंट है, टोटल पॉइंट है N तक दोस्तों। N मतलब 14 पॉइंट है दोस्तों टोटल। J में है टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशन एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। उसके बाद टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एट्रोसिटी विक्टिम और देयर डिपेंडेंट और एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल रिगार्डिंग द रिलीफ अमाउंट की रिलीफ अमाउंट इतना पैसा है, देखिए इतना पैसा आप इंटरटेनमेंट इंटरसेक्शन किया गया, इतना पैसा आपके अकाउंट में दिया गया या इतना ही पैसा आपके कैश दिया गया आपको। तो इसलिए ये है जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल